आइए हम लोग देखें कुछ प्रश्न। तो प्रश्नों में जो पहला प्रश्न आपके सामने है, बीजापुर को कब मुगल साम्राज्य में सम्मिलित किया गया था? बहमनी साम्राज्य के ध्वंसावशेष पर कुछ राज्यों की स्थापना हुई थी और उन्हीं में से बीजापुर एक महत्वपूर्ण राज्य था। तो खानदेश, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर, इन चारों राज्यों में दूत अपने भेजे थे अकबर ने। उसके बाद खानदेश पर तो उन्हीं का अधिकार हो गया था। समीर जी नमस्कार, शुभम जी नमस्कार। तो खानदेश तो अकबर के ही समय शामिल कर लिया गया और अहमदनगर को हम लोगों ने देखा ही था 1633 में शाहजहां के काल में शामिल कर लिया गया और बीजापुर और गोलकुंडा को इस समय औरंगजेब के समय शामिल किया गया। तो बीजापुर और गोलकुंडा को औरंगजेब के समय शामिल कर लिया गया। बीजापुर को 1686 में और गोलकुंडा को 1687 में शामिल किया गया। इन राज्यों के साथ अहमदनगर दक्षिण की जो नीति है मुग़ल शासकों की, तो उसमें शाहजहां तक के जो नीति है वो ये है कि इनसे अधीनता स्वीकार करा के इनसे वार्षिक कर मात्र लिया जाए, इन्हें अपने साम्राज्य में शामिल करने की नीति अपनाया। दक्षिण को साम्राज्य में शामिल करने की नीति न तो समुद्रगुप्त ने अपनाई थी, न ही अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाई थी। ये मुबारक खिलजी के समय से ये देखा गया कि दक्षिण को अपने साम्राज्य में सम्मिलित करने का प्रयास किया गया। मोहम्मद बिन तुगलक के भी पतन का एक तरह से कारण दक्षिण बन गया और औरंगजेब के पतन का भी कारण ये औरंगजेब के लिए एक तरह से नेपोलियन की तरह जैसे स्पेन नासूर बन गया था, वैसे ही ये नासूर बन गया दक्षिण। तो अहमदनगर को 1633 में शामिल कर लिया गया। अहमदनगर को शामिल करने के पहले ही एक संधि 1621 में हुई थी। वो अहमदनगर के साथ भी हुई थी, बीजापुर के साथ भी हुई थी, गोलकुंडा के साथ भी हुई थी। फिर 1636 में गोलकुंडा और बीजापुर के साथ संधि हुई। अहमदनगर तो साम्राज्य में शामिल हो गया, दो बच गए, गोलकुंडा और बीजापुर, तो इनके साथ संधियाँ हुई। और गोलकुंडा के शासक ने अपने खुतबा में शाहजहां का नाम पढ़ा। उस संधि में एक शर्त थी कि आपको खुतबा में शाहजहां का नाम पढ़ना है, क्योंकि वो लोग शिया मतावलंबी थे और ईरान के शाह को अपना प्रमुख मानते थे। तो इसने शाहजहां ने ये शर्त रखी थी, तो अपने खुतबा में किसने पढ़वाया था? तो वो गोलकुंडा के शासकों ने अपने खुतबा में 1636 की संधि में। फिर 1656-57 में संधियाँ हुई। 1656 में जो संधि हुई उसमें आपको 1636 में दोनों के साथ हुई। 1657 में बीजापुर के साथ संधि हुई थी और 56 में गोलकुंडा के साथ संधि हुई थी। बीजापुर और इनके साथ गोलकुंडा के साथ संधि हुई थी और अंततः 1686-87 में इन्हें साम्राज्य में शामिल कर लिया गया। आगे चलें। गोलकुंडा का अंतिम सुल्तान कौन था? गोलकुंडा का अंतिम सुल्तान कौन था? तो गोलकुंडा के जो सुल्तानों का क्रम है वो यही क्रम है। ये जहांगीर के समय है, ये शाहजहां के समय है, ये जहांगीर के समय है और अंततः इन्हीं के समय समाप्त हो जाता है गोलकुंडा का स्वतंत्र अस्तित्व। और बीजापुर का अंतिम शासक सिकंदर आदिल शाह। बीजापुर का अंतिम शासक भी ध्यान रखिए, अंतिम शासक सिकंदर आदिल शाह है। सिकंदर आदिल शाह, ठीक। तो बीजापुर के अंतिम शासक सिकंदर आदिल शाह, गोलकुंडा के अंतिम शासक अबुल हसन कुतुब शाह। तो ये गोलकुंडा के शासक कुतुब शाही बोले जाते थे और बीजापुर के आदिल शाही बोले जाते हैं। मन्ना और अकन्ना किस राज्य के मंत्री थे? मदन्ना और अकन्ना किस राज्य के मंत्री थे? बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, विजयनगर।
मदन्ना और कन्ना किस नाम के, इसका आंसर बताते चले आप लोग। आंसर देते चले मदन्ना और प्रकाश जी गुड इवनिंग। मदन्ना और कन्ना किस राज्य के मंत्री थे, और ये हिंदू हैं और ये सभी मुस्लिम राज्य हैं। ये एक हिंदू राज्य है, तो ये कहाँ के मंत्री हैं? तो मदन्ना और कन्ना को मंत्री जो हैं ये आपके गोलकुंडा राज्य के हैं। गोलकुंडा में ये दो हिंदू मंत्री थे, और एक तरह से ये इन्हीं के समय इन पर एक तरह से साम्राज्य में इन्हीं की तूती बोलती थी, मदन्ना और कन्ना की। ठीक। किस सिख गुरु को औरंगजेब ने कत्ल कराया था? किस सिख गुरु का औरंगजेब ने कत्ल करा दिया था? किस सिख गुरु का औरंगजेब ने कत्ल करा दिया था? नंबर 4, सिख गुरुओं का जो क्रम है आप जानते ही हैं। हाँ? गुरु नानक के बाद अंगद या लहना, इसके बाद अमरदास, रामदास, गुरु अर्जुन, फिर अर्जुन के बाद हरगोविंद, हर राय, हरकिशन, हरकिशन के बाद कितने हुए? हरकिशन के बाद 9वें ये, 10वें ये। तो 10 गुरु हैं। तो 10 गुरुओं में तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब द्वारा करवाई गई थी दंड स्वरूप। ये किसानों का पक्ष ले रहे थे, और विशेषकर कश्मीर में विद्रोह हुआ था, तो वहाँ के किसानों के समक्ष औरंगजेब ने ये रखा था कि आप लोग मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लें। कुछ दिन का समय दिया था, तो गुरु ने वहाँ उन लोगों को, कि कश्मीरियों को ये सलाह दी कि औरंगजेब से कहो कि अगर गुरु इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेंगे तो हम लोग भी स्वीकार कर लेंगे। तो इसी आधार पर गुरु को विद्रोही माना गया और उन्हें फांसी की सज़ा, मतलब उनका कत्ल करा दिया गया। एक गुरु और हैं, ये गुरु गोविंद सिंह। इनके 2 पुत्रों को जिंदा दीवाल में चुनवा दिया गया था। गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र जो हैं, इन्हें दीवाल में जिंदा चिनवा दिया गया था। और ये तेग बहादुर जो है असम में, जय सिंह के पुत्र राम सिंह असम अभियान पे गए थे, तो उस समय उनके साथ थे ये गुरु तेग बहादुर। बाद में गोविंद सिंह और औरंगजेब के बीच समझौता हो गया, और इन्होंने जफरनामा एक प्रशस्ति लिखी औरंगजेब को, और बाद में समझौता हो गया, और इसने मराठों के विरुद्ध इनसे सहायता मांगी गोविंद सिंह की, और ये दक्षिण गए, और वहीं इनका नांदेड़ में हत्या कर दी गई थी एक अफगान द्वारा। ये जो गुरु हैं अर्जुन, यहाँ रामदास और अमरदास, अकबर के समय इनका, अकबर ने इन्हें 500 बीघा जमीन भी दी थी, और यहाँ गुरु अर्जुन को उसने कुछ स्वर्ण दिया था, और इन्होंने ही स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था। स्वर्ण मंदिर का निर्माण इन्होंने ही करवाया था, और यहीं पर इन्होंने गुरु ग्रंथ साहब का संकलन भी इन्हीं के द्वारा किया गया। ठीक। अमरदास के द्वारा गोंदीवाल पोथी
का संकलन किया गया था, जिसमें इन तीनों के जो प्रवचन थे या उपदेश थे उनका संकलन था। इसमें यहाँ तक के गुरु ग्रंथ साहिब में यहाँ तक के गुरुओं का संकलन है। अर्जुन के साथ भी वही हुआ था, अर्जुन को कैद कर लिया गया था। अर्जुन को जहांगीर ने कैद करवा लिया था और कैद करवा के इन्हें यातना, जेल में ही यातना दी गई जहां इनका निधन हो गया। और गुरु अर्जुन ने हरगोविंद को यह कहा था कि आप पूरे शस्त्र धारण करके सिंहासन पर बैठे। इनका जो दरबार होता था वो मुगलों की तर्ज पे होता था, उतनी शान शौकत से होता था। हरगोविंद पहले सिख गुरु हैं जो शस्त्र धारण करके बैठते हैं। हरगोविंद से शाहजहां का संघर्ष हुआ, इससे बचने के लिए वो करतारपुर कश्मीर चले गए। हरिराय से भी हरिराय को बुलाया था औरंगजेब अपने दरबार में। फिर इनके दो पुत्र हैं, राम राय और हरकिशन। तो राम राय उत्तराधिकारी बनना चाहता था, उसे देहरादून में औरंगजेब ने कुछ भूमि दे दी और उसने राम राय संप्रदाय का गठन किया और अंततः औरंगजेब ने हरकिशन को उत्तराधिकारी इनका स्वीकार कर लिया। तो इस तरह से आपके ये सिख गुरु हैं, इनसे संबंधित अन्य जो प्रश्न हो, जैसे यहाँ अंगद जो हैं, इन्होंने जो इनका लंगर वाली व्यवस्था है तो लंगर को इन्होंने शुरू किया था, अस्थायी रूप दिया था। और अमरदास ने यह शर्त रख दी थी कि कोई भी लंगर में जब तक भोजन नहीं करेगा तब तक हमसे नहीं मिल सकता। तो ये लंगर की व्यवस्था जात पात को समाप्त करने के लिए अपनाई गई थी। निम्न में से किस सिख गुरु ने सबसे पहले सिखों को उनकी आय का 1/10 भाग मांगा था? 1/10 भाग मनसद और मेवरा, ये दो लोग नियुक्त किए गए थे। सिखों की जो आय थी उनमें से 1/10 भाग वो लोग सिख संप्रदाय के लिए देते थे। तो यह कब से अनिवार्य किया गया था? किसने अनिवार्य किया था? खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी 1699 में। तो इसको अनिवार्य किया था आपके गुरु अर्जुन ने मनसद और मेवरा दो लोग नियुक्त होते थे इसकी वसूली के लिए। नीचे दिए गए सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। औरंगजेब के कुछ कृत्य हैं और इनसे संबंधित वर्ष हैं। मुहर्रम पर प्रतिबंध कब लगाया? अपना जन्मदिन मनाना कब बंद किया था? हिंदू शासकों को टीका देना कब बंद किया? सती प्रथा पर कब रोक लगाई? तो औरंगजेब ने अनेक ऐसे कार्य किए थे जो हिंदू जनता के विरुद्ध थे। उसने सती प्रथा पर रोक 63 में लगा दी, मुहर्रम पर प्रतिबंध 69 में लगा दिया, अपना जन्मदिन मनाना 70 में बंद कर दिया, हिंदू शासकों को टीका देना बंद कर दिया। इसी 69 में उसने संगीत पर भी प्रतिबंध लगाया था, संगीत पर भी प्रतिबंध लगा दिया। ठीक, इसी समय उसने तीर्थ यात्रा कर भी शुरू किया था। ये इसने 70 में जो कार्य किया, 70 में इसने तुलादान जो प्रथा थी उसे भी समाप्त किया था। और इस 69 में इसने झरोखा दर्शन को भी समाप्त कर दिया था। हालांकि बाद में इसने तुलादान को फिर इसे शुरू करना पड़ा, जब इसके पुत्र बीमार हुए तो इसे तुलादान को पुनः शुरू करना पड़ा था, लेकिन इस पर प्रतिबंध लगाया था। तो ये औरंगजेब के प्रतिबंध और उससे संबंधित कुछ वर्ष हैं जिन्हें ध्यान रखिएगा। आगे चलें। औरंगजेब के जीवन का सबसे पहला सैन्य अभियान कौन था? औरंगजेब के जीवन का सबसे पहला सैन्य अभियान किसके विरुद्ध हुआ था? औरंगजेब एक कुशल
सैनिक था या सेनापति था। बहुत ही वीरतापूर्ण अभियान उसके द्वारा किए गए थे और उसे बहादुर की उपाधि शाहजहां द्वारा दी गई थी। यह विद्रोह जो है बुंदेल नेता जूझर सिंह के विरुद्ध किया गया था 1628 में। शाहजहां के काल में शाहजहां ने बुंदेल विद्रोह के दमन के लिए सबसे पहले औरंगजेब को भेजा था 1628 में। तो इसका पहला अभियान है और यही एक शासक है जो मध्य एशिया अभियान के दौरान इसने युद्ध भूमि में घोड़े से उतरकर नमाज पढ़ा था। घोड़े से उतरकर नमाज पढ़ने का साहस इसी औरंगजेब में था। युद्ध भूमि में घोड़े से उतरकर नमाज पढ़ने का साहस इसने मध्य एशियाई अभियान के दौरान दिखाया था। सतनामियों का विद्रोह जो है इनके समय है, औरंगजेब के समय। जाटों का विद्रोह औरंगजेब के समय है। पुर्तगालियों का विद्रोह शाहजहां के समय ही है। ईरान का कौन सा शासक शाहजहां को चाचा कहता था? ईरान का कौन सा शासक शाहजहां को चाचा कहता था? दरअसल शाहजहां ईरान के जो शासक है, कंधार जो दुर्ग था, इस कंधार पर अधिकार करने के लिए ईरान और मुगलों में निरंतर संघर्ष होते रहे थे। कभी इनका अधिकार होता था, कभी इनका अधिकार होता था। जब मौका मिलता था तब दोनों अधिकार कर लेते थे। लेकिन इनके बीच एक कूटनीतिक संबंध भी था। ईरान के शासक में शाहबाज शफी, शाहबाज द्वितीय जहांगीर और शाहजहां के समय ईरान के ये शासक हैं। और इन्हीं शासकों में जो शाहबाज शफी हैं, शाहबाज के समय जहांगीर के समय है और ये लगातार जो है कंधार पर सबसे पहले बाबर का अधिकार हुआ था। कंधार पर अधिकार बाबर ने ईरानियों के सहयोग से ही किया था। शाह इस्माइल उस समय ईरान का शासक था, उसी से सहयोग प्राप्त करके इसने कंधार पर अधिकार किया। उसी से सहयोग प्राप्त करके इसने समरकंद पे भी अधिकार किया था, लेकिन वह बहुत दिनों तक समरकंद में नहीं रह पाया था। 1511 में अंतिम बार बाबर ने समरकंद पे अधिकार किया था। बाद में हुमायूं भी ईरान के शासकों से सहयोग प्राप्त करके काबुल और कंधार पे आक्रमण किया था, जीता भी था। उसे यह शर्त थी कि वह ईरानी शासकों को लौटा देगा, शाह को लौटा देगा, लेकिन लौटाया नहीं, दोबारा विजय किया था। तो बाद में ईरानी शासकों ने 1558 में कंधार पर अधिकार कर लिया। तब 1558 में जब अधिकार किया, उसके बाद 1598 में संयोग से मुगलों को यह मिला, क्योंकि वहाँ का उज़्बेकों का, मध्य एशिया से उज़्बेकों का उस पर आक्रमण हुआ था और ईरानी सहायता पहुँच नहीं पाई थी। तो ईरानी किलेदार जो था वह मुगलों को किला सौंप दिया था। इसके बाद 1598 से ये मुगलों के अधिकार में है। फिर 1622 में जब नूरजहां और खुर्रम के बीच मतभेद हुए, इस बीच क्या हुआ कि इसी बीच ईरान ने एक बार प्रयास किया था कंधार को प्राप्त करने का। शाहबाज तुर्की विजय पर गया था और अपने अधिकारियों को कह दिया कि आप लोग ईरान की विजय कर लो। तो ईरान की विजय के लिए वो आक्रमण किए, लेकिन जहांगीर ने समय से एक सैन्य दल भेज दिया और कंधार बच गया। तब शाहबाज ने जहांगीर को पत्र लिखा कि ऐसा है कि मैं था नहीं और मेरे अधिकारियों की ये बेवकूफ़ी थी, तो इसलिए हम इस पे आपसे क्षमा याचना मांगते हैं। और लगातार दूतों का आवागमन दोनों ओर से बना रहा। 1611 में उसने दूत भेजे, फिर 1615 में भेजे, 1616 में भेजे। इस तरह से दूतों का आना, पहला दूत जो है यादगार था दूतमंडल कंधार का। इधर से भी जहांगीर ने भी
ईरानी दरबार में दूत भेजे, खाने आलम को अपना दूत बना के भेजा। तो ईरान के शासक ये दर्शाना चाहते थे कि हमारी आपकी मित्रता है, और वो दूत इसलिए भेजते थे कि मुग़ल दरबार की राजनीतिक गतिविधियों का पता लगाया जा सके। और इसी बीच उन्हें ये पता लगा कि नूरजहाँ और खुर्रम में अनबन हो गई है, और इसी का लाभ उठाकर उन लोगों ने 1622 में कंधार पर आक्रमण किया। और जब जहांगीर ने खुर्रम को कंधार बचाने के लिए भेजना चाहा तो खुर्रम नहीं गया, वह विद्रोह कर दिया। तो इसी समय 1622 में कंधार पर अधिकार हो गया। ठीक। फिर शाह अब्बास, जब जहांगीर के बाद जहांगीर का निधन हुआ और शाहजहां शासक बना, तो शाह अब्बास ने शाहजहां को एक पत्र लिखा और उसमें उसे कहा कि बधाई दिया, और कहा कि अगर कुछ ज़रूरत हो तो बताना। सहायता के लिए भी कहा कि कोई ज़रूरत हो तो मैं सहायता कर दूंगा। बाद में जब शाह अब्बास का निधन हुआ और शाह सफ़ी शासक बना, 1 वर्ष बाद इसका भी निधन हो गया 1629 में, तो शाह सफ़ी जब शासक बना तब शाहजहां की बारी थी। उन्होंने पत्र लिखा और इसे बधाई दिया और कहा कि कोई आवश्यकता हो तो बताना। यही सफ़ी जो है शाहजहां को चाचा कह के संबोधित करता था। ठीक। शाहजहां के समय 3 अभियान कंधार विजय के लिए हुए। 1649 में उसने औरंगजेब को भेजा, 1652 में भी भेजा, और 1653 में दारा शिकोह को भेजा गया, लेकिन कंधार नहीं जीता जा सका। औरंगजेब कंधार और मध्य एशिया में अभियान नहीं करता है, वो इसे बहुत ही खर्चीला कार्य मानता है, मिलना कुछ नहीं है, खर्चा ही होना है, तो इसलिए वह मध्य एशिया और कंधार को जीतने का सपना छोड़ दिया। किस जाट नेता ने सिकंदरा स्थित अकबर के मकबरे से उसकी हड्डियां निकाल कर जलाया था? किस जाट नेता ने सिकंदरा में, इसका आंसर तो दे ही दे, 9 नंबर का आंसर। नाइन का आंसर गोकुल, चूड़ामन, राजाराम, सूरजमल। ये जो जाट विद्रोह हुआ था औरंगजेब के समय 69 में ही, और इस विद्रोह का नेतृत्व किया था गोकुल ने। गोकुल के बाद भी चूड़ामन। गोकुल ने इसका नेतृत्व किया, उसके बाद राजाराम, फिर चूड़ामन, फिर वदन सिंह, फिर सूरजमल। तो जाट नेताओं का जो क्रम है ये ध्यान रखिएगा। गोकुल, राजाराम, चूड़ामन, वदन सिंह और आपके सूरजमल। ठीक। तो ये विद्रोह गोकुल के नेतृत्व में हुआ। इसके बाद राजाराम, इस प्रश्न का उत्तर सी है। राजाराम ने सिकंदरा स्थित अकबर के मकबरे से उसकी हड्डियों को खोद कर निकाला और उसे जलाया, ऐसा कहा गया। चूड़ामन ने भरतपुर राज्य की स्थापना की। भरतपुर राज्य के का संस्थापक चूड़ामन है। सूरजमल को अफलातून बोला जाता है जाटों का, और पानीपत के तृतीय युद्ध में ये है। ठीक। आगे चले। औरंगजेब द्वारा 1679 में जजिया कर लगाने का विरोध किसने किया था? तो उनके दरबार से ही इस पे विरोध किया गया था, और जहांआरा ने इसका विरोध किया था। 1679 में उसमें जजिया लगाया। फिर 1704 में उसने दक्कन से जजिया समाप्त किया था। दक्कन में जजिया को माफ़ कर दिया था 1704 में, लेकिन उत्तर भारत में ये बना रहा। और सबसे पहले जो है जोधपुर से ये वसूला गया था। जोधपुर जसवंत सिंह का वाला। ठीक।
औरंगजेब को बहादुर की उपाधि किसने दी थी? अभी बात हुई थी कि औरंगजेब अपने बचपन काल में ही बहादुरी दिखाया था। 2 हाथियों को इसने बिना शस्त्र के नियंत्रित किया था। एक समारोह में 2 हाथी उग्र हो गए थे तो उन्हें नियंत्रित किया था। तो ऐसे में शाहजहां ने इसे बहादुर की उपाधि दी थी और दारा शिकोह को शाह बुलंद की उपाधि शाहजहां ने दी थी। शाह बुलंद की उपाधि दारा शिकोह को मिली थी और बहादुर की उपाधि किसे मिली थी? औरंगजेब को मिली थी। दिल्ली में एक पुस्तकालय बैतुल उलूम की स्थापना किसने की थी? दिल्ली में एक पुस्तकालय की स्थापना कल ही बात हुई थी। ज़ेबुन्निसा औरंगजेब की बड़ी पुत्री हैं, औरंगजेब की पुत्री हैं। और ये समर्थक किसकी हैं? ये औरंगजेब के जो विद्रोही पुत्र हैं अकबर द्वितीय। 1581 में इसने जो विद्रोह किया था, अपने को शासक घोषित कर दिया था, उसकी ये समर्थक भी हैं ज़ेबुन्निसा। ज़ेबुन्निसा ये शाहू का लालन पालन इन्होंने किया था। शाहू को मुगल शिविर में रखा गया था और वहाँ इन्होंने इसका लालन पालन किया था। मराठा शासक जो हैं, कौन राज्याभिषेक के पश्चात 80 करों को हटा दिया था? 80 कर समाप्त करने का श्रेय किसे दिया जाता है राज्याभिषेक के बाद? तेरह नंबर, राज्याभिषेक के बाद 80 करों को समाप्त किसने किया था? राज्याभिषेक के बाद कैदियों को मुक्त करने का आदेश किसने दिया था? यह भी एक मुगल शासक ही दिया था, कैदियों को मुक्त करने का आदेश। प्रकाश जी 13 का आंसर है। बी 13 का आंसर है। अस्सी करों को हटाने की बात औरंगजेब करता है और यह बात जहांगीर द्वारा की गई थी। ठीक, आगे चलें। आंसर नहीं आ रहे हैं क्या? मुगल साम्राज्य के मुख्य चित्रकार के पद का नाम क्या था? मुख्य चित्रकार के पद को क्या कहा जाता था? तो मुख्य चित्रकार का पद मीर मुशब्बिर है। उस्ताद चित्रकारों को बोला जाता था। दरोगा जो है चित्रशाला का निरीक्षक होता था। चित्रशाला का निरीक्षक है। ठीक, 15 नंबर का आंसर, किसका प्रयोग मुगल चित्रकला में नहीं मिलता है? मुगल चित्रकला में किसका प्रयोग नहीं मिलता है? मुगल चित्रकला में किसका प्रयोग नहीं मिलता है? 15 का आंसर आया। पंद्रह का आंसर, मुगल चित्रकला में किसका प्रयोग नहीं मिलता है? ये हैंग कर रहा है क्या? निम्न से किसका प्रयोग मुगल चित्रकला? 15 डी, टेम्परा। दरअसल मुगल चित्रकला जो बनता था भित्ति चित्र, वो टेम्परा विधि से ही बनता था।
तो यह तो बिल्कुल सही है। परिप्रेक्ष्य चित्रकारी, आगे पीछे चित्रों को परिप्रेक्ष्य में दिखाना, कुछ पीछे लोग दिखाएं तो पीछे दिखे चित्र में, कुछ आगे दिखे, तो ये बात भी यहाँ थी। प्रकाश छाया का प्रयोग, ये तैल चित्र यूरोपीय पद्धति है और इसको यूरोपीय इस पद्धति को उस समय मुगल काल में नहीं सीखा जा सका था। तो तैल चित्रकला मुगल काल में नहीं दिखती है, ये तीनों चीजें दिखती हैं। ठीक, मुगल चित्रकला में प्रभामंडल का प्रयोग किसके काल में प्रारंभ हुआ? प्रभामंडल जो छवि थे, यानी जो आकृतियां थी, मानव आकृतियां, मानव चित्र, उसके पीछे एक जो प्रभामंडल आप देखते हैं, गोल होता है या अन्य विखंडित भी होता है, तो प्रभामंडल का प्रयोग सबसे पहले किसके काल में शुरू हुआ? तो प्रभामंडल का प्रयोग सबसे पहले जहांगीर के काल में शुरू हुआ और यहाँ आकर शाहजहां के काल में यह सर्वाधिक उन्नति अवस्था में मिलता है। सर्वाधिक उन्नति अवस्था में यहाँ प्राप्त किया, लेकिन प्रारंभ हुआ जहांगीर के काल में। ठीक, हुमायूं ने शीरी कलम की उपाधि किसे दी थी? हुमायूं ने शीरी कलम की उपाधि किसे दी थी? हुमायूं ने मुगल चित्रकला का प्रारंभ करने वाला हुमायूं माना जाता है। बेहजाद के शिष्य मंसूर और अबू समद को उसने मीर सैयद अली को उसने आमंत्रित किया था, बाद में ईरान से। यह बेहजाद जो है हेरात का चित्रकार था। इसकी प्रशंसा बाबर ने भी अपने तुझ के बाबरी में किया है। बाबर भी इसे अपने राज दरबार में लाना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं संभव हो पाया। लेकिन हुमायूं ने उसके 2 शिष्यों को बुलाने में सफल हुआ। बाद में अबुद समद भी हुमायूं के राज दरबार में आया और हुमायूं ने काबुल में एक चित्रशाला का गठन किया था। तो पहली जो काबुल में चित्रशाला की जो स्थापना कराई थी वो हुमायूं ने करवाई थी और अकबर चित्रशाला विभाग का गठन अकबर करता है और अबुद समद को इसका अध्यक्ष बनाता है। अबुद समद को उसने मनसब भी प्रदान किया था। चित्रकारों को भी मनसब प्रदान करने का साक्ष्य मिलता है। अबुल फजल 17 अकबर के दरबार में 17 चित्रकारों का उल्लेख करते हैं, जिसमें से बताते हैं कि इसमें से 13 हिंदू थे। 17 में से 13 हिंदू थे, यानी हिंदू चित्रकारों की संख्या अधिक थी, जिसमें बसावन थे, केशव थे, लाल मुकुंद थे, जगन्नाथ थे, कन्हा थे, नन्हा थे, तो इस तरह से भगवान थे। तो अकबर के ये हिंदू चित्रकार हैं। अकबर के समय मंसूर भी हैं, अबू समद भी हैं, दशवंत हैं, बसावन हैं, तो ये आपके मुस्लिम चित्रकार हैं। तो इसमें आप को ये कहना है कि शीरी कलम की उपाधि आंसर आया। ये किसका आंसर है शुभम जी? किस क्वेश्चन का ये आंसर? किस क्वेश्चन का है? क्वेश्चन नंबर डाल दें आंसर के सामने शुभम जी। ये अगर इसका आंसर है तो सही है। अबुद समद को उसने, अबुद समद एक सुलेखक भी था, तो इसलिए इसे शीरी कलम की उपाधि हुमायूं ने दी थी। ठीक, आगे चलें। तो इसमें से जो मंसूर है यह जहांगीर के काल में भी है, और यह जो है पशु पंक्षियों का चित्र बनाने में महारत हासिल है इसे। और चूंकि जहांगीर के काल में सर्वाधिक पशु पंक्षियों और पुष्पों के चित्र बने,
क्योंकि उसकी स्वयं की रुचि उसमें थी। तो मंसूर को इसमें महारत हासिल है। और नादिरुल अस्र की उपाधि, मंसूर को नादिरुल अस्र की उपाधि किसने दी थी? नादिरुल अस्र की उपाधि यह जहांगीर ने दी थी। और जहांगीर ने अबुल हसन जहांगीर के काल का जो चित्रकार है अबुल हसन, यह शबीह चित्रकारी यानी मानव चित्र बनाने में उसे महारत हासिल है। तो इसे जहांगीर कौन सी उपाधि देता है? नादिरुल जमा की उपाधि जहांगीर ने इसे दिया था अबुल हसन को। अबू समद जो है मीर सैयद अली को सबसे पहले हज़्मनामा, सबसे पहले जो पांडुलिपि मुगल काल में चित्रित हुई वो तारीख है तैमूर वंश का जो इतिहास था उसको चित्रित किया गया था। हुमायूं के समय भी चित्रित किया गया, फिर अकबर ने पुनः उसका चित्रांकन कराया था। और अकबर के समय में हज़्मनामा का भी चित्रांकन हुआ, रज़्मनामा का भी चित्रांकन हुआ। और हज़्मनामा का जो चित्रांकन हुआ मीर सैयद अली पहले उसका निरीक्षण कर रहे हैं, उन्हीं के देख रेख में हुआ। बाद में उनके बाद अबू समद उसका देख रेख करने लगे। ठीक, मोहम्मद शरीफ जो अबू समद के पुत्र हैं उनके नेतृत्व में रज़्मनामा महाभारत यानी रज़्मनामा का चित्रांकन हुआ था। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे चलें। किस चित्रकार ने आत्महत्या की थी? किस चित्रकार ने आत्महत्या कर ली थी? तो कौन है जो आत्महत्या करता है? 18 नंबर। आंसर के आगे आप लोग प्रश्न भी डाल दें जिससे ये स्पष्ट हो कि किसका आंसर है। किस चित्रकार ने आत्महत्या की थी? आएगा आंसर इसका? चित्रकारों में बसावन है, दशवंत है, मिस्किन है, लाल मुकुंद है। अकबर के काल में यूरोपियन चित्रकला भी भारतीय यानी मुगल चित्रकला में उसका समावेश हुआ। टॉमस रो को आप जानते ही हैं, जहांगीर को प्रभावित करने के लिए उसने कुछ चित्र भेंट किया था और उसने चुनौती दी थी चित्रकारों को, मुगल चित्रकारों को। 18B बिल्कुल सही आंसर। 18B दशवंत ने अकबर के समय है और यह जात का कहार था और इसने आत्महत्या, पागल हो गया था बाद में और आत्महत्या कर ली इसने। अबू समद से इसने चित्रकारी सीखी थी। तो क्या कर रहे थे कि टॉमस रो ने चित्र भेंट किया था जहांगीर को और जहांगीर अपने फुतुहाते जहांगीरी में अपनी आत्मकथा में वह जिक्र करता है कि अगर मेरे सामने कोई चित्र लाया जाता है और उस चित्र को अनेक चित्रकारों ने बनाया है, कोई आँख बनाया है, कोई नाक बनाया है, कोई होठ बनाया है, तो हम ये पहचान सकते हैं कि कौन आँख बनाया है, कौन होठ बनाया है, कौन नाक बनाया है। यानी चित्रकला में इतना महारत हासिल था जहांगीर को। और उसी के काल, उसका काल, जहांगीर का काल मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल है। यहाँ यूरोपियन प्रभाव भी देखा जाता है। बसावन, मिस्किन, शावल, ये 3 यूरोपियन चित्रकला के विशेषज्ञ माने जाते थे। यूरोपियन चित्रकला के, मुगल काल के यूरोपियन चित्रकला के विशेषज्ञ माने जाते थे। तो इसमें से अगर कोई नाम आपको मिलता है, तीनों में से कोई यूरोपियन चित्रकला का विशेषज्ञ कौन था, तो आप लगा देंगे। अगर हो सकता है कि 2 नाम एक साथ आपको मिल जाए, बसावन और मिस्किन में, तो आप मिस्किन को लगाएंगे। ठीक, आगे चलें। तो बसावन, दशवंत, गदर नामक पत्रिका कितने भाषाओं में छपती थी? गदर नामक पत्रिका
1913 में गदर पार्टी का जो गठन हुआ था, हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट इसका औपचारिक नाम था। गदर नामक पत्रिका इसकी तरफ से इसके द्वारा निकालिया जाता था। तो गदर पत्रिका इतना विख्यात हुआ कि इसी नाम पे इसका जो नाम है वो भी गदर पार्टी पड़ गया। 1913 में इसकी स्थापना हुई। तो इसमें जो है आपको जो गदर पत्रिका प्रकाशित हुई, गदर 1 नवंबर 1913 को पहला इसका अंक आया उर्दू में, फिर गुरमुखी में, फिर मराठी में, गुजराती में, हिंदी में और अंग्रेजी में, और 1 अंक इसका पश्तो में भी आया था। तो कितनी भाषाएं हुई? उर्दू, गुरुमुखी, मराठी, गुजराती, हिंदी, आपके अंग्रेजी और पश्तो। तो जोड़ लीजिएगा जितनी भाषाएं हुई। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा गठित की गई कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस द्वारा गठित की गई कमेटी के अध्यक्ष कौन है? तहकीकात कमेटी जिसे नाम दिया गया था, तहकीकात कमेटी। तो तहकीकात कमेटी के अध्यक्ष कौन है? कौन है अध्यक्ष इसके? नहीं आएगा आंसर? मदन मोहन। हाँ, सी आंसर सही है, बिल्कुल सही आंसर। और एक जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सी कमेटी गठित की गई थी जालियांवाला बाग की जांच के लिए? हंटर कमेटी। इस हंटर कमेटी में भी कुछ भारतीय शामिल थे, जिसमें आपके श्री तलवार थे और सुल्तान अहमद थे, साथ में आपके जगत नारायण थे। तो इस हंटर कमेटी के जो भारतीय मेंबर थे उनको भी ध्यान रखिएगा। श्री तलवार, सुल्तान अहमद और जगत नारायण। ठीक, तो ये 3 नाम है। इस जो तहकीकात कमेटी है इसके मेंबर्स कौन कौन से हैं? इसके मेंबर नेहरू भी हैं, गांधी भी हैं, मदन मोहन मालवीय भी हैं, CR दास भी हैं, और इसके मेंबर में अब्बास तैयब जी भी हैं, जयकर भी हैं। तो इतने इसके मेंबर हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 मेंबर हैं। ठीक, लेकिन अध्यक्ष कौन है? मदन मोहन मालवीय है। ठीक, आगे चलें। इक्कीस, गांधी जी ने नटाल इंडिया कांग्रेस का गठन कब किया था? तो गांधी जी नटाल इंडिया कांग्रेस का गठन कब करते हैं? गांधी जी 1893 में अफ्रीका गए और वहाँ अफ्रीका में विभिन्न जो भारतीय रहते थे उन पर अत्याचार होते थे। उनके साथ जो है नस्लीय भेदभाव किया जाता था। उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था, उसे अपने साथ रखना पड़ता था, उस पर टैक्स देना पड़ता था, और यूरोपियनों के बराबर वो व्यवहार नहीं कर सकते थे। तो इस संदर्भ में उन्होंने 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस का गठन किया था। और यहीं पे फेनिक्स फार्म 1904 में फेनिक्स फार्म
की स्थापना की थी और 1906 में यहीं पर पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग उन्होंने किया था। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे चलें। 22, चंपारण सत्याग्रह के समय गांधी जी के साथ कौन नहीं था? चंपारण सत्याग्रह 1917 के समय गांधी जी राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी पे बहुत आग्रह किया। लखनऊ में उनके पीछे पीछे तब तक घूमते रहे जब तक वो हाँ नहीं कह दिए कि हम चलेंगे वहाँ देखेंगे। तिनकठिया प्रथा यहाँ मौजूद थी। तिनकठिया प्रथा, तिनकठिया प्रथा का मतलब था इसे 20 कट्ठा खेत में, 20 कट्ठा अगर किसान की भूमि है तो उसमें से 20 कट्ठा में वो 3 कट्ठा पे नील की खेती करेगा, नील की खेती करेगा। लेकिन जब जर्मनी में नील, रासायनिक नील की खोज हो गई तो इस प्राकृतिक नील का मांग कम हो गया, तो किसानों ने इसका उत्पादन कम कर दिया। लेकिन जो नीलहे थे, जो यूरोपियन जमींदार थे नीलहे, वो लोग जो ये बंधन उनका था, जो करार ये किया गया था, इससे वो मुक्त नहीं करते थे, इसके एवज में वो पैसा लेते थे। यही समस्या थी और इसी समस्या के लिए गांधी जी चंपारण गए, पटना गए। पटना से वहाँ ब्रजकिशोर मिले, महादेव देसाई, ब्रजकिशोर, नरहरि पारिक, राजेंद्र प्रसाद, इन लोगों के साथ हो गए। इसमें आपके अबुल कलाम आज़ाद नहीं, अबुल कलाम आज़ाद उनके साथ अभी नहीं है। आगे सितंबर 1920 में आयोजित कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सितंबर 1920 में एक विशेष अधिवेशन का आयोजन हुआ था। कांग्रेस के 3 विशेष अधिवेशन हुए हैं। एक जुलाई 1918 में आयोजित हुआ था, दूसरा बम्बई में ही आयोजित हुआ था, दूसरा जो आयोजित हुआ था वो सितंबर 1920 में आयोजित हुआ था, और तीसरा जो आयोजित हुआ था 1923 में आयोजित हुआ था। तो 1920 का अधिवेशन आपका कलकत्ता में आयोजित हुआ था और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो ये जो अध्यक्षता कर रहे हैं 1918 की अध्यक्षता कर रहे हैं, ये 1920 की अध्यक्षता कर रहे हैं, ये 1923 की अध्यक्षता कर रहे हैं, और ये जो है इस 18 वाले के जो दिसंबर वाला अधिवेशन है उसके अध्यक्ष हैं, दिसंबर वाले के अध्यक्ष हैं। इस 20 के अध्यक्ष आप जानते हैं नागपुर में हुआ था और वीर राघवाचार्य इसके अध्यक्ष थे। 23 दिसंबर वाला जो अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष मोहम्मद अली थे। ठीक, तो ये अधिवेशन क्यों बुलाया गया था? अब ये भी पूछा जा सकता है कि अधिवेशन, विशेष अधिवेशन बुलाने की आवश्यकता क्यों थी? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, उसी रिपोर्ट पे विचार करना था। और इस अधिवेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी थी? क्योंकि गांधी जी खिलाफत आंदोलन का समर्थन कर रहे थे, खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष चुने गए थे और उसके माध्यम से वो असहयोग करना चाहते थे और वो चाहते थे कि कांग्रेस भी इसमें आए। तो इसी पे विचार करने के लिए ये अधिवेशन बुलाया गया था। ठीक, और ये अधिवेशन क्यों बुलाया गया? ये अधिवेशन इसलिए बुलाया गया क्योंकि 1922 में जब असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया, गांधी जी ने उसे स्थगित कर दिया। उसके बाद स्वराज पार्टी का गठन हुआ और वो विधायिकाओं में शामिल होना चाहते हैं, तो ये अधिवेशन उस पे विचार करने के लिए बुलाया गया था। ठीक, आगे चलें। असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार होने वाले पहले नेता थे। असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार होने वाले पहले नेता कौन है? 24 असहयोग आंदोलन में गिरफ्तारियां जो हुई, इनकी भी हुई, इनकी भी हुई। इनकी गिरफ्तारियां उस समय पूरे आंदोलन के दौरान, गांधी जी की गिरफ्तारियां नहीं हुई। सबसे पहले गिरफ्तारी इनकी है, फिर ये है ठीक मोहम्मद अली और शौकत अली। दरअसल मोहम्मद अली ने जुलाई में 1921 में
एक सभा में यह घोषित कर दिया था मुस्लिमों को, कहा था कि मुस्लिम ब्रिटिश सेना में न शामिल हो, यह धर्म विरुद्ध है। और इस बात के लिए ब्रिटिश सरकार गांधी जी पे दबाव बना रही है कि आप अली बंधुओं की भर्त्सना कीजिए, आलोचना कीजिए। गांधी जी जानते थे इसका परिणाम क्या होगा, इसका परिणाम ये होगा कि अली बंधुओं से इनका बैर होगा। और हिंदू मुस्लिम एकता एक प्रमुख कारण था जिसके लिए वो खिलाफत का समर्थन कर रहे थे। तो ये काम करने से गांधी जी इनकार कर दिए, तो इसी आरोप में इनको गिरफ्तार किया गया। उसके बाद चित्तरंजन दास, इनकी पत्नी वासंती देवी और सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को गिरफ्तार नहीं किया गया। गांधी जी की गिरफ्तारी असहयोग आंदोलन स्थगित होने के बाद 12 फरवरी जब स्थगित हो जाता है, तब इनकी गिरफ्तारी 10 मार्च 1922 को होती है। और ब्रूमफील्ड की अदालत में 18 मार्च को इन्हें 6 वर्ष की सज़ा मिल गई, 6 साल की सज़ा मिल गई ब्रूमफील्ड की अदालत में। ठीक, आगे चलें। असहयोग आंदोलन को स्थगित करने पर किसने कहा था कि यदि कन्याकुमारी के एक गांव में अहिंसा का पालन नहीं किया तो इसकी सज़ा हिमालय के एक गांव को क्यों मिलनी चाहिए? असहयोग आंदोलन को जब चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को भगवान अहिर के नेतृत्व में चौरी चौरा का जो कांड हुआ था, उसके बाद 21 पुलिसकर्मियों को उस थाने में जिंदा जला दिया गया। तो इस घटना के बाद गांधी जी ने, जो उस समय बारदौली में थे, उन्होंने कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई और 12 फरवरी को आंदोलन को स्थगित कर दिया। तभी जो है यह बात कही गई थी। विभिन्न नेता इसका विरोध कर रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस कर रहे हैं, पंडित नेहरू कर रहे हैं, मोतीलाल नेहरू कर रहे हैं, लाला लाजपत राय कर रहे हैं, श्रीहर दास कर रहे हैं। सभी लोग इसकी भर्त्सना कर रहे हैं, सभी जेल में हैं और जेल से ही वो लोग गांधी जी के इस निर्णय की आलोचना कर रहे हैं। तो मोतीलाल नेहरू ने ये कहा था कि कन्याकुमारी के एक गाँव में अगर अहिंसा होती है तो उसका खामियाजा हिमालय के गाँव को क्यों दिया जाए। लाला लाजपत राय ने कहा कि अगर सुदूर एक गांव में कोई पाप होता है तो उसकी सज़ा पूरे देश को क्यों दी जाए, ये लाला लाजपत राय ने कहा था। और सुभाष चंद्र बोस ने इसे एक राष्ट्रीय संकट कहा था कि जब आंदोलन अपने चरम पे था तब ऐसे में आंदोलन को स्थगित करना एक राष्ट्रीय संकट जैसा था। इन लोगों का मुंह बंद करा दिया था गांधी जी ने, यह कहते हुए कि आप सभी लोग इस समय कैदी हैं, जेल में हैं और कैदी नागरिक रूप में मृत होता है, तो उसे नीति के संदर्भ में कुछ कहने का अधिकार नहीं है। स्वराज पार्टी का गठन कहाँ हुआ? स्वराज पार्टी का गठन 1923 जनवरी, ये इलाहाबाद में एक बैठक करके इसका गठन किया गया। ठीक, तो ये तो आप जानते ही हैं। इसके बाद 1924 में गांधी और दास पैक्ट हुआ, जिसमें मोतीलाल नेहरू, गांधी और चित्तरंजन दास थे। उस पैक्ट में यह तय हुआ कि इसी के समय 2 रूप देखे गए कांग्रेस में, एक परिवर्तनवादी, एक अपरिवर्तनवादी, एक नो चेंजर्स, एक चेंजर्स। तो जो परिवर्तनवादी थे वो चाहते थे कि विधानसभाओं में भाग लिया जाए, जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं उसमें भाग लिया जाए। कांग्रेस के जो उदारवादी धड़ा है, गांधी जी का मानना है कि विधानसभाओं का बहिष्कार किया जाए। तो इसमें चित्तरंजन दास, इसी आधार पर चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू ने विरोध किया था। असहयोग का जब पहला विशेष अधिवेशन 1918 में हुआ था उसमें विरोध किया था। बाद में जो 1920 में जो विशेष अधिवेशन हुआ था, बाद में नागपुर वाले अधिवेशन में चित्तरंजन दास ही असहयोग का प्रस्ताव रखे थे। उस समय तक मना लिए गए थे। मना क्या लिए गए थे? उस समय तक चुनाव हो गया था, तो अब वो मुद्दा अप्रासंगिक था। तो ये आपका हिंदू महासभा का गठन 1915 में कहाँ हुआ था? तो हिंदू महासभा का गठन 1915 में हरिद्वार, यहाँ गठन आरएसएस का हुआ था। ठीक, 1928 में गठित अवध किसान सभा में कौन शामिल नहीं था?
सॉरी 1920, इसको पढ़िएगा, 1920 में गठित अवध किसान सभा में कौन शामिल नहीं था? तो अवध किसान सभा के पहले एक सभा का गठन हुआ था, उत्तर प्रदेश किसान सभा। उत्तर प्रदेश किसान सभा, इसका गठन 1918 में हुआ था और इसमें कई नेता शामिल थे, गौरव शंकर मिश्र भी थे, मदन मोहन मालवीय भी थे। बाद में 1920 में, दरअसल इसी समय असहयोग आंदोलन का दौर है, तो असहयोग आंदोलन के दौर में दो चीज़ें देखने को मिली। एक पक्ष कह रहा है कि हमें विधानसभाओं का बहिष्कार करना है, तो विधानसभाओं में वो भाग नहीं लेना चाहता। इसी आधार पर यहाँ किसान सभा, दरअसल यह जो किसानों का आंदोलन था ये मूल रूप से असहयोग आंदोलन से एक तरह से जुड़ गया, क्योंकि कॉमन नेता हैं वो असहयोग आंदोलन के भी हैं और वो इस किसान आंदोलन के भी हैं। तो इसी समय बाबा रामचंद्र जाकर गौरी शंकर मिश्र से मिले और उन्होंने जवाहरलाल नेहरू और गौरी शंकर मिश्र से, ये बाबा रामचंद्र महाराष्ट्र के हैं, इस आंदोलन में एक प्रमुख व्यक्ति थे, तो वो इनसे मिले और फिर 1920 में इसका गठन किया गया। इसमें यह है, तो इस प्रश्न का उत्तर मदन मोहन मालवीय अवध किसान सभा में नहीं है, बल्कि वो उत्तर प्रदेश किसान सभा में है। अवध किसान सभा जो है वो जवाहरलाल नेहरू, गौरी शंकर मिश्र, बाबा रामचंद्र आदि हैं। ठीक। एक का आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था? एक का आंदोलन सीतापुर, बहराइच, इन क्षेत्रों में एक का आंदोलन शुरू किया गया था। इसी समय लगभग 27 का भी आंसर बिल्कुल सही था। अब जो है 29 का एक का आंदोलन का आंसर एक का आंदोलन। एक का आंदोलन जो बहराइच, सीतापुर आदि क्षेत्रों में देखा गया था 21-22 में। मदारी पासी, शहरन आदि ने इस एक का आंदोलन को शुरू किया था। इस एक का आंदोलन की विशेषताएं ये हैं कि इस आंदोलन में दोनों तरह के लोग हैं, किसान तो हैं ही और साथ में छोटे जमींदार भी हैं। छोटे जमींदार, बड़े जमींदार नहीं है, छोटे जमींदार। तो उसमें अवध किसान सभा और उत्तर प्रदेश किसान सभा वाले आंदोलन में जमींदार नहीं है, बिल्कुल किसान किसान ही है। और यहाँ पे जो है किसान और जमींदार दोनों हैं। यहाँ जो है एक गड्ढा खोदा जाता था, उसमें पानी भरा जाता था, उसको गंगा माना जाता था और किसानों से गंगा की शपथ दिलाई जाती थी कि आप जो है अपनी लगान नहीं देंगे। ठीक। अच्छा, वो मदारी पास से बारदौली सत्याग्रह के समय बम्बई का गवर्नर कौन था? बारदौली सत्याग्रह 1928 नेतृत्व किया वल्लभ भाई पटेल ने और इसी आंदोलन में बारदौली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। इस आंदोलन में मिठूबेन पेटिट और मनीबेन पटेल, जो पटेल की पुत्री हैं, वल्लभ भाई पटेल की पुत्री मनीबेन पटेल भी इस आंदोलन में हैं। तो इस आंदोलन का जो मुद्दा ये था कि 30% वृद्धि कर दी गई थी किसमें? लगान में। बाद में हालांकि इस वृद्धि को कम किया गया, लगभग 22% वृद्धि की गई। यह भी बहुत थी, उस समय उत्पादन नहीं हुआ था तो यह लगान वृद्धि अधिक थी। तो बम्बई विधानसभा में भी इस संबंधी प्रश्न उठे। अंत में किसानों ने वल्लभ भाई पटेल को अपने आंदोलन के नेतृत्व करने के लिए बुलाया। वल्लभ भाई पटेल ने इसकी जिम्मेदारी ली और आंदोलन हुआ। गांधी जी भी बारदौली आ गए कि अगर वल्लभ भाई को गिरफ्तार किया जाता है तो हम आंदोलन का नेतृत्व करेंगे। तो ऐसे में बाद में गवर्नर इरविन थे उस समय।
गवर्नर जनरल इरविन थे, तो गवर्नर जनरल इरविन ने बम्बई के गवर्नर विल्सन को कहा कि जल्दी इस मामले का रफा दफा करो। विल्सन उस समय गवर्नर हैं, तो इनको कहा कि जल्दी इस मामले का को रफा दफा करो। इसकी चर्चाएं ब्रिटिश संसद में भी अब होने लगी है। तो एक कमेटी गठित की गई, ब्रूमफील्ड और मैक्सवेल के नेतृत्व में एक कमेटी गठित की गई। ये न्यायाधीश हैं और ये राजस्व अधिकारी हैं। तो इसने जो है 3% की सिफारिश की और यह आंदोलन आपका हो गया। किसान आंदोलन संबंधी जो अन्य किसान आंदोलन है, जैसे आपका बिजौलिया है, मेवाड़ में शुरू हुआ। 1913 से यह आंदोलन चल रहा था। मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन के समय देखा गया। उसके बाद जमनालाल बजाज ने भी इसका नेतृत्व किया। ऐसे ही आपके मोपला विद्रोह आप देख ही चुके हैं असहयोग आंदोलन के समय। यहाँ भी मोपला किसानों द्वारा मालाबार केरल में यह आंदोलन चला। फिर आपका तेभागा आंदोलन 1946 से 50 के बीच देखा गया था। यह बंगाल में, मुख्य रूप से यह त्रिपुरा से शुरू हुआ था। बंगाल में तेभागा का मतलब था कि किसान कह रहे थे कि हम जो भूमि हमें होती है तो उसमें 2/3 हिस्सा उत्पादन का हम लेंगे, 1/3 हिस्सा जमींदार को देंगे। वैसे ही आपका तेलंगाना आंदोलन 1946 से 51 तेलंगाना में देखा जाता है। करमया नामक एक किसान की हत्या कर दी गई पुलिस द्वारा। उसके बाद इस आंदोलन में साम्यवादी प्रवृत्ति भी दिखती है। वर्ली आंदोलन 1945 बम्बई के पास देखा गया। पुनप्पा वायलार आंदोलन केरल मालाबार में देखा गया 1946 में। यहाँ जो है किसान और जो नारियल रेशे से रस्सियात बनाने वाले मजदूर थे, वो दोनों लोग इस आंदोलन में हैं, पुनप्पा वायलार में। तो ये कुछ बातें आज थी। ठीक, तो चला जाए। धन्यवाद। कहाँ से बंद होता है सर?